Hello everyone. In today's 12th Commerce OC lecture, we are in chapter Business Services. Currently, we are learning insurance. Let us move towards the PPT. Let us check what we have done in the last lecture. तो definition हमने देखा. A contract of insurance may be defined as a contract between two parties whereby the insurer agrees to pay to the insured a certain sum of money on the happening of certain events और agrees to indemnify करने का मतलब क्या हो गया, उसका रिस्क अपने सर पे लेना. ठीक है ना. तो यहाँ पर गारंटी देते हैं, एग्री करते हैं इंडेमनिफाई करने का. The insured or assured from loss arising from certain specified event. तो जो स्पेसिफिक इवेंट है, जैसे फायर इंश्योरेंस के लिए अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो ऑब्वियसली वहां पर जो मेन इवेंट होगा वो क्या देखा जाएगा, वेदर फायर हैज अकर्ड और नॉट, है ना. फायर अकर हुआ था या नहीं हुआ था. तो वो इवेंट अगर हुआ तो यहाँ पर जो इंश्योरर है, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी विल पे इंश्योरेंस क्लेम टू दी इंश्योर्ड पर्सन. मतलब पॉलिसी होल्डर को वो इंश्योरेंस क्लेम पे करने का आश्वासन देती है. ठीक है. तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, वो एक एक करके हमने देखे. जैसे इंश्योर्ड कौन है, पॉलिसी होल्डर. इंश्योरर कौन है, कंपनी है. प्रीमियम जो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है. पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में, उसे पॉलिसी कहते हैं. सब्जेक्ट मैटर जिसका इंश्योरेंस निकाला गया है उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर. क्लेम वो अमाउंट है जो इवेंट होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पे करेगी, दैट विल बी नोन एज क्लेम. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. नाउ व्हाट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस. मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर इवेंट अभी हो रहा है जिसकी वजह से लॉस हो सकता है. क्या हो सकता है, लॉस. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस लॉस को मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके. ऐसा नहीं कि चद्दर तान के सो जाए, ठीक है इसका इंश्योरेंस का तो पैसा मिलने वाला है, आग लगती है तो लगे, एक्सीडेंट होता है तो हो, मेरा क्या जाता है, ऐसे भी पैसा कौन देने वाला है, कंपनी. ऐसा एटीट्यूड रखना नहीं है. आपको तुरंत क्या करना है, वहां पर एक्शन लेना है सो दैट आप लॉस को मिनिमाइज कर सके. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. अटमोस्ट गुड फेथ ये किसके बीच में होगा, इट इज बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर. इंश्योर्ड एंड इंश्योरर दोनों के बीच में अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए. दैट मीन्स पॉलिसी से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिसी होल्डर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहा है तो उसे अपने हेल्थ के बारे में, अपने पूरा जो उसका वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में बताना पड़ेगा. और कंपनी को क्या बताना पड़ेगा कि पॉलिसी कैसी है, उसमें से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं. तो ये फैक्ट्स बताने पड़ेंगे. ठीक है. अदरवाइज क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा और इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या है, इन द केस ऑफ लॉस जब इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम आपको वापस देती है तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का यहां पर क्लेम निकाला गया था, इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी, वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट मैटर है जिस किसी कंडीशन में है वो किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की. एग्जांपल, कार का आपने पॉलिसी लिया, एक्सीडेंट पॉलिसी लिया. अब यहां पर कार का एक्सीडेंट हो गया. अगर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कार का पूरा वैल्यू आपको पे करती है तो वो जो स्क्रैप बचा हुआ है कार का, है ना, आफ्टर द एक्सीडेंट, वो किसका हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा.
तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। क्या ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स उसके ना होने की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए और उसके होने की वजह से आपको फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। मतलब वो सब्जेक्ट मैटर है तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट है, और वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो आपका फाइनेंशियल लॉस है। तब देखा जाएगा कि यहाँ पर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे चेक किया जाता है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, पहली बात जब आप पॉलिसी ले रहे हैं। दूसरा, एट द टाइम ऑफ इवेंट अकर, जब इवेंट अकर हुआ है तब। दोनों समय में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या है? जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गारंटी लेती है आपके रिस्क को अपने सर पे लेने का, कि जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपका लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भरपाई करके वो देगी। दैट मीन्स आपको वो प्रायर पोजीशन पे लेकर के आएगी जहां पे आप एक्सीडेंट के पहले थे। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी हम देख सकते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में काम आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लाइफ का वैल्यूएशन मॉनेटरी बेसिस पे कर सकते नहीं। ओके, सेकेंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि जहां पर आप एक से ज्यादा पॉलिसीज ले रहे हैं फॉर सेम सब्जेक्ट मैटर, तो वहां पर कुछ कंपनीज मिल करके इसका भुगतान कर सकती हैं कंट्रीब्यूशन के रूप में। ठीक है ना? जैसे मैंने मेडिकल पॉलिसी निकाली, मैंने दो कंपनी से निकाला है, एक कंपनी से 3 लाख रुपीज का, दूसरे कंपनी से 2 लाख रुपीज का। ठीक है? और सपोज मुझे कुछ मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए और हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अभी हॉस्पिटल का बिल आया है 4 लाख रुपीज। कितना आया है? 4 लाख। तो मेरी ये जो दो कंपनी थी जहां से मैंने एक 3 लाख का निकाला था, एक 2 लाख रुपीज का निकाला था, 3:2 के रेशियो में मैं उनसे इसका क्लेम ले सकता हूँ। ठीक है? लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। यहां पर देखा जाएगा कि जिस वजह से आपने पॉलिसी ली है उसका मेन कॉज उससे अटैच है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया था फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या लिया आपने? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी अचानक आपके यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गया। अभी टेररिस्ट अटैक में क्या हुआ, जो टेररिस्ट थे उन्होंने आपका जो पूरा पर्टिकुलर एरिया था या जो सब्जेक्ट मैटर था वहां पर आग लगा दी। अब यहाँ पर भले आपका नुकसान आग लगने की वजह से हुआ, बट उसमें मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है टेररिस्ट अटैक। तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम आपको मिलेगा नहीं अगर आपने टेररिस्ट अटैक की पॉलिसी ना ली हो। है ना? आप बोलेंगे नहीं नहीं फायर की वजह से हुआ, मेरा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी तो था। लेकिन यहाँ पर मेन कॉज फायर का क्या था? फायर का मेन कॉज था टेररिस्ट अटैक, जिसकी पॉलिसी आपने ली नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्लेम सेटल नहीं होगा। तो देखो कितना अच्छा यहाँ पर एक्रोनिम बनाकर दिया है, म्यूजिक। है ना? म्यूजिक में I स्क्वायर C स्क्वायर दिख रहा है ना सबको? तो ये सब कहीं ना कहीं क्या कर लें, उसको मार्क करके रख लें। म्यूजिक में M से क्या है? मिटिगेशन ऑफ लॉस, U से अटमोस्ट गुड फेथ, फ्रॉम S प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, I इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देन अगेन I इंडेमिनिटी, C कंट्रीब्यूशन, एंड लास्ट C क्या बोलेंगे? कॉजा प्रॉक्सिमा। यस एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला हमारे सामने है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद बात करेंगे फायर इंश्योरेंस की, और लास्ट में है मरीन इंश्योरेंस। ठीक है? टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देखिए, उसमें पहला है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? आपका जो
इंश्योरेंस है वो पूरे लाइफ के लिए रहता है, तो लाइफ टाइम आपको कभी भी पैसे मिलेंगे नहीं। यू विल रिसीव होल अमाउंट ओनली आफ्टर योर डेथ। तो किसको मिलेगा ये पैसा? फैमिली मेंबर को, जो लीगल सक्सेसर है उनको ये पैसा मिलेगा। नेक्स्ट वन, मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में कैसा होता है यहाँ पर कि आफ्टर सर्टन इंटरवल, है ना, आपने जो पॉलिसी निकाली हुई है तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वहां पर थोड़े थोड़े पैसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी क्या है? यहाँ पर एंडोमेंट पॉलिसी का जो पीरियड है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो एंडोमेंट पॉलिसी फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, और यहाँ पर आपको पैसे कैसे मिलते हैं? पीरियड ऑफ इंश्योरेंस टेकन और डेथ विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले खत्म होता है, पीरियड पहले खत्म हो जाएगा तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, या डेथ होने की वजह से आपको आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कैसा होता है? टर्म इंश्योरेंस ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, बट डेथ के बाद ही पैसा मिलता है। यहाँ पर डेथ के पहले पैसा मिलेगा नहीं, बट एक फिक्स्ड पीरियड, सपोज आपने 15 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है, तो ये 15 साल में अगर डेथ हुआ तो ही आपको पैसा आपके फैमिली मेंबर को मिलेगा, अदरवाइज पैसा मिलेगा नहीं। सपोज 15 ईयर्स में डेथ हुआ ही नहीं तो वो पैसा भूल जाओ, आपने जो प्रीमियम भरा है वो गया, ठीक है। तो ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। नेक्स्ट इज पेंशन प्लान। पेंशन प्लान हम इसके लिए लेते हैं कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट हमें कुछ मंथली इनकम मिलती रहे, है ना। तो ये यहाँ पर एन्यूटी पॉलिसी की जैसा हो जाता है पेंशन प्लान। तो लोग ज्यादातर अपने ओल्ड एज में ये एक सपोर्ट बने इसके लिए पेंशन प्लान लेते हैं। फिर है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? यहाँ पर जैसे म्यूचुअल फंड का बेनिफिट आपको मिलता है, म्यूचुअल फंड जो लोग परचेस करते हैं, अलग अलग शेयर्स में, स्टॉक्स में हमारे पैसे लगे होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा जो पैसा है वो इंश्योरेंस के थ्रू कहाँ जा रहा है? शेयर मार्केट में जा रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट को इससे कनेक्ट किया गया है। तो जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। फिर है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? जहां पर पॉलिसी होल्डर एक से ज्यादा है ना, हस्बैंड वाइफ ने साथ में पॉलिसी ली, या कुछ पार्टनर हैं जिन्होंने 3 से 4 पार्टनर ने साथ में पॉलिसी ली, उसे बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि जिनका जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाला गया है, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, तीनों का जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक निकाला गया है, तो तीनों में से किसी एक का भी डेथ हो जाएगा तो वो पूरा अमाउंट उनको दिया जाता है, ठीक है। और एन्यूटी पॉलिसी। एन्यूटी पॉलिसी क्या होता है? यहाँ पर एनुअली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। इसमें देखो एक्रोनिम क्या बना दिया, वी मेट पूजा, ठीक है। तो इसको भी आप कहीं पर लिख लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली इसको भी हम इसी सीक्वेंस में बाय हार्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस में देखो कितने पॉइंट है? वैल्यूड पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, देन स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम रीड करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में मरीन इंश्योरेंस पहले दिया है और फायर इंश्योरेंस बाद में दिया है, बट हम पहले फायर इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स मरीन इंश्योरेंस, ओके। नाउ व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? बहुत ही अच्छा टर्म। अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट?
फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट whereby the insurer in return, इंश्योरर मतलब कौन, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई मतलब रिस्क लेती है, किसका, द इंश्योर्ड, पॉलिसी होल्डर का, इंश्योर्ड कौन है यहाँ पर, पॉलिसी होल्डर, अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, मतलब अगर प्रॉपर्टी को फायर की वजह से नुकसान हुआ तो इस नुकसान की भरपाई करने की गारंटी इंश्योरेंस कंपनी लेती है प्रीमियम के एवज में, मतलब उसके लिए वो कुछ अमाउंट चार्ज करेगी जिसे हम पॉलिसी प्रीमियम बोलते हैं। गेटिंग इट? एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जहां पर आग लगने से लॉस होने का खतरा होता है, ऐसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्लेम निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्लेम निकाला जा सकता है। द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस में और क्या क्या कवर्ड है, लाइटनिंग मतलब बिजली गिरने की वजह से, होता है ना कभी कभी विलेज में या नेटिव प्लेस में या जो रिमोट एरियाज होते हैं, कभी कभी वहां पर बिजली गिरने की वजह से आग लग जाती है या लॉस हो जाता है। इसके बाद एक्सप्लोजन है, कोई ब्लास्ट वगैरह अचानक हो गया। ठीक है, अभी देखो खबर आई थी सुर्खियों में लेबनान का, आई थिंक बेरूत शहर है ना, वहां पर 2700 टन का जो नाइट्रोजन रखा हुआ था लगभग 6 साल से, तो वो इग्नोरेंस की वजह से, कुछ कारण की वजह से ब्लास्ट हो गया और काफी लोगों की जान चली गई और बहुत बड़ा नुकसान हो गया वहां पर। तो ये ब्लास्ट की वजह से जो नुकसान हुआ ये भी फायर इंश्योरेंस में कवर होता है। तो यहाँ पर हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। पहला है वैल्यूड पॉलिसी, क्या है, वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन, मतलब क्या देखा जाता है, सपोज आपको अपने वेयर हाउस में जो स्टॉक रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस निकालना है, तो जो इंश्योरर कंपनी होगी ना वो आके चेक करेगी कि कितने वैल्यू का स्टॉक आप यहाँ पर रखते हैं, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है ना। सपोज आप अपने गोडाउन का इंश्योरेंस निकालना चाहते तो वो उसका वैल्यूएशन करेंगे। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं उसका वो लोग पहले वैल्यू निकालेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेने के समय। The insurer has to pay specific amount or value irrespective of the amount of loss caused due to fire. क्या बता दिया है? The insurer has to pay specific amount. Insurer यहाँ पर क्या करता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर लेता है कि अगर आपके यहाँ पर फायर अकर हुआ है ना तो इतना पैसा मैं आपको दूंगा। तो क्या बताया, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस, लॉस कुछ भी होने दो। सपोज हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया 5 लाख रुपीस का, अब लॉस 10 लाख रुपीस का होने दो या 2 लाख रुपीस का होने दो, वो आपको 5 लाख रुपीस देंगे। ऐसा वैल्यूड पॉलिसी में होता है। कौन से पॉलिसी में, वैल्यूड पॉलिसी में। वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन द केस ऑफ लॉस बाय फायर। तो ये उन गुड्स के लिए निकाला जाता है जहां पर वैल्यूएशन करना मुश्किल हो जाता है ना। फायर अकर हुआ तो आप बाद में उसका वैल्यूएशन कर सकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क, स्कल्पचर, पेंटिंग एटसेट्रा, है ना। अभी कोई आपसे ऐसा पूछे कि ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है उसका क्या वैल्यूएशन है ना, तो आप अपने हिसाब से नहीं बता सकते। उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड पर्सन रहते हैं जिनको आर्ट की समझ है ना, वो लोग उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। और आग लगने के बाद फिर कितना लॉस हुआ है क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो। एक बार जो आर्ट वर्क को आग लग गई है ना, भले उसके ऊपर एक ड्रॉप पड़ा होगा बट पेंटिंग तो पेंटिंग है, थोड़ी सी भी खराब हुई मतलब गया, है कि नहीं। तो ऐसे केस में जो वैल्यू डिसाइड हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। बराबर है। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन कि इन केस गोडाउन में जो स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक का वैल्यूएशन करने के बाद हमें इंश्योरेंस मिलता है,
तो अगर स्टॉक बाद में रिड्यूस हो गया और लॉस हुआ, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वालों को कैसे पता चलता है कि स्टॉक कितना बचा हुआ था? तो यहाँ पर दो सर्वे होते हैं, एक तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेने के पहले और एक इवेंट होने के बाद, मतलब फायर अकर होने के बाद। तो वहां पर जो स्पेसिफिक टीम पहुंचती है इंश्योरेंस कंपनी से, वो एनवायरमेंट जगह देख करके और वहां पर जो चीजें हैं वो देख करके ही पता कर लेती है, एक एस्टिमेशन लगा लेती है कि यहाँ पर कितने का स्टॉक रखा हुआ होगा। उसके साथ साथ आपका जो स्टॉक रजिस्टर है ना, वो स्टॉक रजिस्टर को भी चेक किया जाता है। स्टॉक रजिस्टर में देखा जाएगा कि आज तक आपके यहाँ पर कितना माल था, कितना बिका। अगर स्टॉक रजिस्टर भी जल गया तो उसका भी वैल्यूएशन होता है। तो आप नेक्स्ट ईयर में जब आप FY BCom में जाएंगे, वहां पर फायर इंश्योरेंस का कैलकुलेशन के लिए अलग से एक चैप्टर है अकाउंट्स में। तो वहां पर आपको ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से पता चल जाता है कि ये सबका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके गोडाउन में आग लगी, तो आपको पहले वहां पर रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, ये बता करके कि हमारे यहाँ पर आग लग गई है। और फिर आपको जो फायर ब्रिगेड वगैरह आया था उनका सर्टिफिकेट बताना पड़ता है कि कितने टाइम आग लगी, कितने समय पर बुझाई गई और क्या स्टॉक वहां पर मिला हुआ था। उसके बाद इंश्योरर, आप अपनी तरफ से क्लेम रखते हो कि मेरे 5 लाख रुपीज का नुकसान हो गया। तो कंपनी बाद में बोलती है कि ठीक है, हमारे सर्वेयर आएंगे, दे विल चेक। फिर वो आते हैं, आपका पूरा जो पर्टिकुलर एरिया था जहां पर फायर अकर हुआ था उसको चेक करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं और फिर जाकर के आपका जो क्लेम है वो पास होता है। ठीक है ना। तो दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। गेटिंग इट एवरीवन? बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैल्यूड पॉलिसी की। तो वैल्यूड पॉलिसी इन जनरल कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। कब प्रोवाइड करती है? जब स्पेसिफिकली आपका गुड्स ऐसा है जिसका वैल्यूएशन फायर अकर होने के बाद करना मुश्किल हो जाता है, जैसे आर्ट वर्क है या स्कल्पचर है, कोई पेंटिंग है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो वैल्यूड पॉलिसी में आपको सिर्फ अमाउंट दिया जाता है, फायर अकर होने पे लॉस कितना हुआ है वो मायने रखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉस पे हम उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एवरेज पॉलिसी। विच पॉलिसी? एवरेज पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी के बाद हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या होता है? इट इज पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज। क्या होता है इसमें? एवरेज क्लॉज होता है। अभी ध्यान से समझो एवरेज क्लॉज क्या है। यहां पर आई एम टेकिंग एग्जांपल, स्टॉक आपके पास है, ठीक है, फिर है इंश्योरेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ लॉस, बराबर। अभी पहला केस ले लेता हूं मैं कि हमारे पास जो स्टॉक है वो 5 लाख रुपीस का है और इंश्योरेंस हमने लिया है 5 लाख और लॉस हुआ है 3 लाख। ठीक है। नंबर 2, स्टॉक है 5 लाख का, इंश्योरेंस लिया है 3 लाख का और अमाउंट ऑफ लॉस है 3 लाख का। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर देता हूं एंड सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके। अभी क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लेम का अमाउंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या बताएंगे? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम?
तो फर्स्ट केस जो है 5 लाख का स्टॉक है, इंश्योरेंस भी है 5 लाख का और लॉस हुआ है 3 लाख का। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको जो 3 लाख रुपीस का लॉस हुआ है वो पूरा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्लेम में कितना होगा? 3 लाख। चलो सेकंड क्वेश्चन 5 लाख रुपीस का स्टॉक है, बट हमने इसको फुल्ली इंश्योर्ड नहीं किया, हमने इंश्योरेंस सिर्फ 3 लाख रुपीस का निकाला और बाद में फायर अकर हुआ और वहां पर लॉस 3 लाख रुपीस का हुआ। ऐसे केस में हमें क्लेम कितना मिलेगा? तो यहां पर जब आपने गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है 5 लाख रुपीस का और आप पॉलिसी ले रहे हैं 3 लाख रुपीस का, है कि नहीं, और फायर अकर हो गया, फायर अकर होने के टाइम पे आपके गोडाउन में स्टॉक कितना था? 5 लाख का, लेकिन नुकसान हुआ 3 लाख रुपीस का, लॉस कितने का हुआ? 3 लाख रुपीस का। ऐसे केस में कंपनी क्या बोलेगी? हम एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। कौन सा क्लॉज? एवरेज क्लॉज। कि 5 लाख का स्टॉक था तो लॉस कितने का हुआ? 3 लाख का। बराबर है? समझ में आया? तो यहां पर 3 लाख का आपने पॉलिसी लिया तो आपको क्लेम कितने का मिलेगा? गेटिंग इट? तो 5 लाख पे अगर आपने 3 लाख रुपीस का पॉलिसी लिया है तो 3 लाख पे कितना, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। इतने पे इतना तो इतने पे कितना, समझ में आता है? 5 पे 3 लाख तो 3 लाख पे कितना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? व्हाट यू विल डू? 3 × 3, ठीक है, डिवाइड बाय 5। तो आंसर क्या मिला हमें? 1,80,000। दिस इज द आंसर। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपने 5 लाख का स्टॉक रखा था तो 3 लाख का नुकसान हुआ, है कि नहीं? तो हम हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम है वो भी हम इसी रेशियो में देंगे कि आपने 3 लाख का पॉलिसी निकाला है तो फिर क्लेम कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्लेम आपको मिलेगा 1,80,000। तो यहाँ पर क्लेम का अमाउंट आएगा 1,80,000। तो इसे बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। ठीक है, एक थर्ड भी ले लेते हैं, थर्ड वन। स्टॉक है 5 लाख रुपीस का, तो यहां पर जो पॉलिसी का अमाउंट है वो पॉलिसी ली है 4 लाख रुपीस की, बराबर है, और जो लॉस हुआ है वो 5 लाख का है। टेल मी द अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम का अमाउंट कितना होगा? सो व्हाट इज द आंसर? जहां पर हमारा इंश्योरेंस हमने लिया था 4 लाख रुपीस का और लॉस हुआ है 5 लाख रुपीस का, है ना, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस हमने लिया है वो तो हमको मिलेगा, एंड दैट इज 4 लाख रुपीस, राइट। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, फोर लाख। ठीक है,
सो आई होप कि अभी आपको एवरेज क्लॉज प्रॉपरली समझ में आ गया कि कैसे आप एवरेज क्लॉज को वर्कआउट कर सकते हैं, जहां पर वैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है, पार्शली इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। ठीक है, तो जिस तरीके से इंश्योरेंस आपने निकाला हुआ है अकॉर्डिंगली आपको क्लेम मिलेगा। मूविंग अहेड, if the subject matter is not insured as per the exact market value or it is undervalued, अगर सब्जेक्ट मैटर जो है उसका कम वैल्यूएशन करके हम लोग ने पॉलिसी ली है या उससे कम अमाउंट की पॉलिसी ली है, the insurer is liable to pay that percentage of loss for which it is insured। तो जितना परसेंटेज आपने क्या किया है इंश्योर किया, जैसे मैंने हम लोग ने एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 5 लाख का स्टॉक। ठीक है ना, यहाँ पर वो लोग परसेंटेज के टर्म में बात कर रहे हैं। तो जो स्टॉक था वो 5 लाख रुपीस का था और हमारा जो इंश्योरेंस का वैल्यू था वो क्या था 3 लाख रुपीस। तो आप यहाँ पर परसेंटेज निकालिए 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 है ना, तो कितना आता है 60%। तो जो भी आपको लॉस होगा उसका 60% आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक पॉलिसी। विच पॉलिसी? स्पेसिफिक पॉलिसी। In the case of specific policy, the property is insured for a definite sum irrespective of market value। अब उसका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, भले वो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की हो, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक सम डिसाइड कर लिया है। ठीक है, इफ देयर इज अ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू दी पॉलिसी होल्डर। तो जो भी लॉस होने दो, जो स्टेटेड अमाउंट बोला था वो पॉलिसी होल्डर को पे किया जाएगा। बराबर है। इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसीडर। तो उसका एक्चुअल वैल्यू निकाला ही नहीं जाता, जो भी वैल्यू होने दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या डिसाइड हुआ था, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा मैच करता है किसके साथ, वैल्यूड पॉलिसी के साथ में, क्योंकि वैल्यूड पॉलिसी में भी क्या होता था, जो सम हमने डिसाइड किया है वही पे होता था। बट वैल्यूड पॉलिसी में हम सबसे पहले क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे सब्जेक्ट मैटर का। ये डिफरेंस है। वैल्यूड पॉलिसी में पहले सब्जेक्ट मैटर का वैल्यूएशन होता है, उसके बाद पॉलिसी का अमाउंट डिसाइड होता है। बट स्पेसिफिक पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है, हम सब्जेक्ट मैटर का वैल्यूएशन करते ही नहीं है और डायरेक्टली एक स्पेसिफिक अमाउंट बोलते हैं, और अगर लॉस हुआ तो वो पैसा आपको मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस, है ना। लॉस के देखा जाता नहीं। एग्जाम्पल दिए देखो, अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज 75,000। एक 1 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी है, 75,000 रुपीज का उसका क्या निकाला गया इंश्योरेंस, एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज 40,000। लॉस कितना हो गया 40,000 का। देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 40,000 इन फुल एज कॉम्पनसेशन। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 40,000 रुपीज पूरा देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉलिसी थी। तो यहाँ पर लॉस को देखा जाता नहीं है, जो पहले डिसाइड हुआ है उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, फ्लोटिंग पॉलिसी। कौन सा? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग फ्लोट कर रहा है कि नहीं? अभी फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन्स और वेयरहाउस। Since the quantity of goods lying at different locations fluctuate from time to time, it becomes difficult for the owner to take specific policy। अभी एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोपराइटर ओनर है जिसके पास प्रॉब्लम ऐसा है कि उसका जो स्टॉक है या गुड्स है ना, वो एक जगह पे नहीं रहता है। उसके सपोज मुंबई में बहुत सारे साइट्स चल रहे हैं, है ना, बहुत जगह पे काम चल रहे हैं, या उसके 10 फैक्ट्री है, तो 10 फैक्ट्री के 10 वेयरहाउस है, गोडाउन है, वहां पर सब जगह पे स्टॉक रखा है और स्टॉक फ्लक्चुएट होता है। कहीं पर कभी वो 3 लाख का हो जाता है, कभी 5 लाख का, कभी 10 लाख का फ्लक्चुएट होता है। तो क्या करेगा, एक साथ 10 फैक्ट्री है ना, तो 10 फैक्ट्री का टोटल कितना है 50 लाख है, तो 50 लाख की पॉलिसी निकाल लेगा। अब लॉस कहीं पर भी होने दो, जितने का लॉस होगा उतना आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी।
फ्लक्चुएटिंग मीन्स फ्लोटिंग, ठीक है। सच पॉलिसीज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग जगह पे जहां पर हमारा स्पॉट है उसके लिए हम अलग अलग पॉलिसी नहीं निकालते, वी टेक अ सिंगल पॉलिसी, है ना। ये 10 मेरी फैक्ट्रीज है, 10 वेयर हाउस है, उसके लिए मैं सिंगल क्या करूंगा, पॉलिसी लूंगा, और 10 में से कहीं पर भी अगर फायर अकर हुआ तो मुझे वो लॉस रिकवर करके मिलेगा। गेटिंग इट? फ्लोटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी नाम से ही समझ में आता है, when the value of goods or stock fluctuate then the excess policy may be taken by insured apart from normal policy। मतलब जब उसका वैल्यूएशन, मतलब मेरे पास ऐसा स्टॉक है जिसका क्या होता है, मार्केट प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है। जैसे मैं बात करूं तो देखो, जैसे ऑनियन का स्टॉक है ना, प्याज, ऑनियन होता है ना, अनियन जो होता है वो मार्केट में सपोज 20 रुपीज 30 रुपीज किलोग्राम मिल रहा है, बट ऐसे भी सीजन आ जाते हैं जहां पर 80 to 90 रुपीज या 100 रुपीज किलोग्राम जो ऑनियन है वो सेल होता है। अभी पूरा ऑनियन का स्टॉक मैंने कहीं पर वेयर हाउस करके रखा है और उसका वैल्यूएशन, जब भी वैल्यूएशन किया तभी उसका स्टॉक था 3 लाख रुपीज का, लेकिन मार्केट में प्राइस चेंज होगा तो वो 5 लाख रुपीज या 6 लाख रुपीज तक भी जा सकता है, कि नहीं जा सकता है। तो उसका मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट रेट चेंज हो रहा है। ऐसे केस में हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें दो पॉलिसी निकालते हैं, एक नॉर्मल पॉलिसी, दूसरा एक्सेस पॉलिसी। तो जो ऑन एन एवरेज उससे ज्यादा प्राइस बढ़ेगा नहीं, है ना, 3 लाख से 4 लाख रुपीज के बीच में हम एक नॉर्मल पॉलिसी ले लेंगे, और फिर उससे कितना इंक्रीज हो सकता है, सपोज ये 3 लाख का 6 लाख रुपीज ज्यादा जा सकता है, तो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीज का मैं एक पॉलिसी लूंगा विच इज नोन एज एक्सेस पॉलिसी। क्या बोलेंगे? एक्सेस पॉलिसी। तो देखिए यहां पर एग्जांपल दिया है, द इंश्योर्ड विल टेक टू पॉलिसीज, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल। एक ऐसा अमाउंट जिसके नीचे स्टॉक का वैल्यू जाएगा नहीं, मतलब एक बेस अमाउंट ले लेंगे कि चलो ऑनियन है, उसका प्राइस कभी भी 30 रुपीज के नीचे जाएगा ही नहीं, है ना, 30 रुपीज से ऊपर ही रहेगा, तो हम लोग एक 30 रुपीज के हिसाब से एक पॉलिसी ले लेंगे, और दूसरा जो ऊपर का 70 रुपीज है ना, उसके हिसाब से दूसरा एक्सेस पॉलिसी हम ले लेंगे, अनदर पॉलिसी टू कवर the excess value by which the price of the goods fluctuate. Example, if the value of stock ranges between 1,50,000 and 2 lakh, then one policy is taken for rupees 1,50,000 and another policy for excess amount, that is rupees 50,000, will be taken. Point number 6, reinstatement। reinstatement policy, reinstatement क्या है? This type of policy where the insurer undertakes to replace the property or goods lost by fire। देखो एकदम सिंपल, वो बोलेगा कि आपका जो नुकसान हुआ है ना, वो प्रॉपर्टी हम आपको ला करके देंगे। सपोज आपने क्या रखा था, वहां पर पेपर्स रखे हुए थे, आपका गोडाउन था, पेपर मैन्युफैक्चरिंग का आप काम कर रहे हैं, तो आपने 5 लाख रुपीज का पेपर ला करके दिया था। तो रीइंस्टेटमेंट क्या बोलते हैं, यहाँ पर आग लगी ना, तो आपका जितना पेपर का लॉस हुआ है हम पेपर ला करके आपको दे देंगे, वही क्वालिटी का पेपर ला के दे देंगे। In this policy, instead of paying compensation for the property lost by fire, the property is replaced। प्रॉपर्टी को ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration। क्या बोल दिया? डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का जो है वो कंसिडर किया जाता नहीं है ना। द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, और डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं होता, इसके लिए यहां पर क्या होता है, रेट हायर होता है। तो जैसे आपने कार का फायर इंश्योरेंस निकाल लिया, आपको डर लगता है कि आपकी कार में कभी आग लग जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो कार का वैल्यू था सपोज 10 लाख रुपीज, और 10 लाख रुपीज का जो आपका कार है उसका आपने फायर इंश्योरेंस निकाल लिया, और समझ लो आफ्टर 7-8 मंथ, ठीक है ना, 7-8 मंथ के बाद फायर अकर हुआ और कार जल गई। अभी कार जल गई तो वहां पर कंपनी क्या करेगी, आपको 7 लाख जो कार है वो रिप्लेस करके दे देगी, ठीक है।
पॉइंट नंबर 7, comprehensive policy. Which policy? Comprehensive policy. Normally, a fire insurance policy does not cover losses due to riots, war, etc. However, this policy covers a lot of risk under single policy. The risk may be loss of goods due to fire, explosion, earthquake, flood, etc. तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव रीजंस हो सकते हैं, रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं, उसको भी कंसीडर किया जाता है। मतलब कि आपने जब चलो फायर इंश्योरेंस निकाला है, लेकिन फायर इंश्योरेंस में भी कौन सा निकाला है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकाला है। तो जो नियर बाय कॉजा प्रॉक्सिमा होगा, है ना, जैसे राइट्स हो गया, दंगे भड़क गए और आपकी दुकान को आग लगा दिया गया, या वॉर हो गया, उसमें आपकी जो शॉप थी वो जल गई, या ऐसा कुछ भी जो रिलेटेड है ना, जैसे देखो एक्सप्लोजन आ गया, अर्थक्वेक है, फ्लड वगैरह है, तो ये सारी चीजें भी उसके अंदर क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगे। तो आपको सेपरेट पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है ना। तो नॉर्मली देखो, जैसे मुंबई जैसा जो शहर है, यहाँ पर फ्लड होता रहता है और फायर का भी होता है, तो दो अलग अलग पॉलिसी क्यों ले, फ्लड के लिए लें, फिर फायर के लिए लिए। तो इससे अच्छा आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लो जिसमें फ्लड भी कवर है और फायर भी कवर है। एक्सप्लोजन भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक्सप्लोजन भी कवर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे पॉलिसीज आपको देखना है जो कॉम्प्रिहेंसिव हो। ऑब्वियसली बाकी नॉर्मल पॉलिसी से इसका प्रीमियम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी मतलब चलो फायर से जो लॉस हुआ वो हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना जो शॉप था उसका पॉलिसी निकाला, 5 लाख रुपीज का पॉलिसी आपने निकाला, आपके यहाँ पर फायर अकर हुआ और आपका जो लॉस है वो 4 लाख रुपीज का हुआ। ठीक है ना। तो कंपनी ने आपको क्या दे दिया, 4 लाख रुपीज दे दिया। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। लेकिन अब आपका ये जो शॉप है वो तो जल चुका है, उसको फिर से खड़ा करना है, तैयार करना है, उसमें कम से कम 3 से 4 महीने जाएंगे। वो सब प्रिपेयर होगा, आप शॉप ओपन करोगे, फिर धीरे धीरे कस्टमर बनेंगे, 4-5 महीने चले जाएंगे धंधा फिर से सेट करने में। यस और नो। तो ये जो 3-4 महीने का पीरियड है जहां पर आप बिजनेस फिर से सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी तो आपका लॉस है ना। अगर ये फायर अकर नहीं हुआ होता तो ये 4 महीने का प्रॉफिट तो आपको मिलता था। तो इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। आगे का जो लॉस हो रहा है फायर अकर होने की वजह से, आपका धंधा जो बंद है, इसको भी, ये भी लॉस को कवर किया जा सकता है। ठीक है। द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस ओनली। सिर्फ मटेरियल लॉस के लिए स्टार्टिंग में ये बनाया गया था। द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमनीफाइड। तो इसके साथ में जो इंटेंजिबल इंटरेस्ट है उसको इंडेमनीफाई नहीं किया जाता था कि ठीक है आपका करंटली हमको जो लॉस दिखाई दे रहा है हम उतना ही पे करेंगे, बट आगे आने वाले समय में धंधा सेट करने में टाइम लगता है। Does the consequential loss policy include the loss of tangible and intangible property? तो इसके अंदर क्या होता है, ये पॉलिसी के अंदर टेंजिबल लॉस जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है, उसके अलावा इंटेंजिबल लॉस जो आगे आपके धंधे में जो कमी आई है फायर अकर होने की वजह से, उसको भी वो कंसीडर करते हैं। दिस पॉलिसी प्रोवाइड एन इंडेमनिटी टू द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, पेमेंट ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। है ना, क्योंकि आप फिर से पूरा सेटअप करेंगे, फिर से सब बनवाएंगे, उसमें जो भी खर्चा आपका जाएगा ये उस सब चीज को भी क्या करता है, कंसीडर करता है। कितनी अच्छी पॉलिसी है ना। तो फायर के साथ साथ जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है ये भी हमको क्या करता है, कवर करके देता है। पॉइंट नंबर 9, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी ये क्या है? It covers damage to property caused by an automatic sprinkler system that has leaked or discharged water accidentally rather than in response to fire and smoke। है ना, हमने देखा ना स्प्रिंकलर होता है, आप कहीं मॉल वगैरह में जाए या जो बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर अलार्म के साथ में ऊपर सीलिंग के ऊपर क्या लगा रहता है, स्प्रिंकलर्स लगा रहता है। और जैसे ही स्मोक डिटेक्ट करता है वो, है ना, कहीं से स्मोक ऐसा आ रहा है या कुछ अचानक लीकेज चालू हो गया और उसकी वजह से जो आपका स्टॉक रखा हुआ था वो भीगने की वजह से खराब हो गया, है ना, ऐसे केस में आपको
ये जो फायर इंश्योरेंस की आपने पॉलिसी निकाली थी वो लोग पैसा देते हैं। However, the discharge or leakage of water due to the heat caused by fire, repair or alteration of building, earthquake, war, explosion are not covered by this policy। लेकिन इसके अंदर क्या बताया कि ये जो लीकेज अगर किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द हीट, फायर के हीट की वजह से हुआ, या रिपेयरिंग के टाइम पे हो गया, या आप ऑल्टरेशन कर रहे थे, कुछ चेंजेस कर रहे थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है ना, ऑफ द बिल्डिंग, या अर्थक्वेक आया उसकी वजह से हुआ, या वॉर हो गया था, या एक्सप्लोजन हुआ, ये सब कारण की वजह से अगर यहाँ पर लीक होता है तो फिर वो कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इंश्योरेंस से रिलेटेड, जस्ट टू नो। सब इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो प्रोवाइड अदर इंश्योरेंस सच एज, जैसे कार इंश्योरेंस है, उसमें थर्ड पार्टी का आता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव आता है। ट्रैवल इंश्योरेंस है, फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें, मतलब स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाई गई। हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, उसमें थेफ्ट का आ गया, अर्थक्वेक का आ गया, देन कैटल इंश्योरेंस भी है, क्रॉप इंश्योरेंस भी है। ठीक है, तो ये सब का नाम तो आपने भी सुना होगा। सो हियर वी हैव डन विथ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। मूविंग टुवर्ड्स मरीन इंश्योरेंस। मरीन 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 का मतलब क्या होता है, समंदर, है ना। जो समंदर के खतरे हैं, लॉस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी रूट्स, है ना, समंदर से जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है और उसमें अगर कुछ लॉस हुआ तो वो मरीन इंश्योरेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मीनिंग इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी। देखो क्या बोल दिया, वर्ड कैसा यूज किया, डेंजर्स ऑफ द सी। समंदर के जो खतरे हैं उससे अगर आपके प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो दे विल पे यू। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल। वेसल मतलब जो भी पर्टिकुलर बोट होगा, याच होगा या शिप होगा, उसको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, और टू द कार्गो, या आपका कोई कार्गो है, मतलब कुछ सामान का आपने वहां पर सेटअप रखा हुआ है, उसको कार्गो बोलते हैं, ठीक है ना, कंटेनर्स जो रखे हुए हैं, और पैसेंजर, या वहां पर जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनको कुछ लॉस हुआ ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको वो क्या करता है, कवर करता है। All the principle of insurance are applicable to marine insurance contract। तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमने देखा था, जिसका एक्रोनिम हमने म्यूजिक बनाया था, है ना, वो सब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्या होता है, लागू होता है। तो उसमें सबसे पहला है वोयज पॉलिसी। क्या होता है वोयज? वोयज क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या रूट हम बोल सकते हैं, सी रूट, है ना, उसको वोयज बोलते हैं। It is a policy in which the subject matter is insured for a specific voyage irrespective of time involved in it। उसमें फिर हम टाइम देखते नहीं है। In the case risk begins only when the ship start on voyage। तो आपका रिस्क कब स्टार्ट होता है, जब शिप ने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर सपोज हम मुंबई से हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ गुड्स भेज रहे हैं। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 21 डेज लगेंगे। कितने डेज लगेंगे, 21 डेज। तो अगर आप 21 डेज का पॉलिसी लेते हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग टाइम पॉलिसी। आप क्या ले रहे हैं, टाइम पॉलिसी। बट वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट वोएज। हम वोएज ले रहे हैं, मतलब मुंबई से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में कितना भी टाइम लगे, वी आर लीस्ट बॉदर। इस बीच में कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगी, भले वहां पे 21 डेज लगे या 30 डेज लगे या 2 मंथ्स लगे, उसमें टाइम कुछ बैरियर नहीं है। हमको सिर्फ ये जर्नी देखना है कि मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए शिप निकला, तो इस बीच में कुछ अगर दुर्घटना हुई तो ऐसे केस में हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी। गेटिंग इट। नंबर 2, टाइम पॉलिसी। तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे मैंने बताया कि मुंबई से ऑस्ट्रेलिया अगर 21 डेज लगते हैं और आपने 21 डेज का ही पॉलिसी लिया और लॉस सपोज 25th डे हुआ, क्या आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड था वो 21 डेज का था। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम
अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। तो आपका जो टाइम पॉलिसी है वो 1 साल से ज्यादा का हो सकता नहीं है। बट इट मे कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज, इसमें कंटिन्यूएशन क्लॉज हो सकता है, मतलब आपको कंटिन्यू करना है आफ्टर एन ईयर तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स दैट इफ द वोएज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वोएज इज कंप्लीटेड, है ना। तो सपोज आप एक एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं और आपका कुछ ना कुछ गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही रहता है, तो आपने 1 साल का पॉलिसी ले लिया। अब इस 1 साल के दौरान कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ आपका जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन है या कार्गो है, तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा। सपोज आपका एक शिप गया था 25 दिसंबर को, है ना, तो करंट ईयर में स्टार्ट हो गया, लेकिन 31 दिसंबर को आपका पॉलिसी एंड हो गया, बट आपका शिप अभी तक पहुंचा नहीं है। वो कब पहुंचा? वो पहुंचा है सपोज 20 जनवरी को, 20 जनवरी को पहुंचा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 20 डेज हो गया ना, अगर आपका कंटिन्यूएशन क्लॉज है उसके अंदर तो वो उसको भी कवर करेगा। अगर कंटिन्यूएशन क्लॉज नहीं है तो आपका 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, पॉलिसी एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद का रिस्क कंपनी इंडेमनिफाई करेगी नहीं। तो ऐसे पॉलिसी के अंदर कंटिन्यूएशन क्लॉज रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, मिक्स्ड पॉलिसी। एज द नेम सजेस्ट, है ना, मिक्स बोला हुआ है। दिस पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज एंड टाइम पॉलिसी, मतलब दोनों कवर हो रहा है, आपका जो रूट है वो भी कवर हो रहा है और टाइम पीरियड भी कवर हो रहा है ना। इट देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वोएज एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें रास्ता भी आपका इंश्योर्ड है और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी इंश्योर्ड है, दोनों ही केस में यू आर सिक्योर्ड। वैल्यूड पॉलिसी, तो वैल्यूड पॉलिसी तो हमने फायर इंश्योरेंस में भी पढ़ा था। Under this policy, goods are insured for an agreed value between the insurer and insured at the time of taking policy. These facilitate easy settlement of claim in the case of such item where it is difficult to access the real market value. बराबर है। तो ये सेम है जैसा हम लोग ने फायर इंश्योरेंस में पढ़ा था ना, यहाँ पर भी वही है, सिर्फ यहाँ पर कॉजा प्रॉक्सिमा अलग है। देयर वी हैव रेड फॉर फायर इंश्योरेंस एंड हियर वी आर रीडिंग फॉर मरीन इंश्योरेंस। तो वैलिड पॉलिसी वहां पर भी सेम थी और यहाँ पर भी सिमिलर है, ठीक है। तो आप जनरली किसका निकालोगे, यहाँ पर बोलो एग्जांपल में क्या दिया था, जो पीस ऑफ आर्ट है ना, या स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ऐसी ही चीजों का आप वैल्यूड पॉलिसी निकालते हैं। ब्लैंकेट पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी कैसा हो जाता है, मतलब ओवरऑल आपने निकाल लिया, ठीक है ना। These policies taken for maximum limit of the required amount of protection and full amount of premium is paid in the beginning of the policy. तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए आप फुल अमाउंट स्टार्टिंग में ही पे कर देते हैं। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ वोएज। वोएज मतलब जो रूट है आपका, है ना, उसके अंदर आपका जो गुड्स है वो इंश्योर्ड है, आपका स्पेसिफिक रूट इंश्योर्ड है, आप कौन कौन से पोर्ट पे रुकने वाले हैं वो पोर्ट भी उसके अंदर इंश्योर्ड है, ठीक है। और प्लेसेस ऑफ वोएज, ये जो रूट पूरा है कौन से प्लेस से जाएगा वो पूरा का पूरा रूट वो भी क्या है, इंश्योर्ड है। इट कवर्स मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टी अंडर द पॉलिसी। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वेरियस जो रिस्क है वो उसको कवर कर सकता है, या बहुत सारी प्रॉपर्टी का जो सिंगल रिस्क है उसको वो कवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गुड्स यहां से आप वियतनाम सेंड कर रहे हो, या हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको अफ्रीका सेंड करना है, यहां से इंडिया से गुड्स आप कहां सेंड कर रहे हैं, अफ्रीका सेंड कर रहे हैं। अब अफ्रीका जाने के रास्ते में कौन कौन से पोर्ट पे वो रुकेगा, कौन से रूट से वो जाएगा, है ना, स्पेसिफिक रूट, और कितने वैल्यू का गुड्स है, ये सारी बातों को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमको ब्लैंकेट पॉलिसी लेनी। दूसरी बात, इट कवर्स मल्टीपल रिस्क। मल्टीपल रिस्क जो है ना, जैसे डूबने की वजह से खतरा हो जाता है, या बहुत तूफान आ रहा है और पानी शिप के अंदर आ गया, उसकी वजह से आपका स्टॉक खराब हो गया, या कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि शिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और शिप संक कर रहा है, तो उसमें से जो ओवरवेट आइटम है उसको समंदर में फेंकना पड़ता है। तो उसमें जो कैप्टन था उसको आपका ही गुड्स दिखाई दिया और उसने उसको समुद्र में फेंक दिया वेट कम करो करके। तो ये सारे जो खतरे रहते हैं ना, पायरेट्स वगैरह आ गए,
समुद्री लुटेरे, और उन्होंने आपका जो स्टॉक था वो ले लिया। तो ऐसे जो भी यहाँ पर रिस्क है वो सबको वो कवर करता है किसी एक प्रॉपर्टी का, या ऐसा हो सकता है इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टी, या एक ही शिप पे आपके बहुत सारे कार्गो हैं, बहुत सारे कंटेनर्स हैं, सबको आपको एक साथ इंश्योरेंस निकालना है, तो भी ये जो पॉलिसी है वो काम में आएगी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट पॉलिसी। Point number 6 is port risk policy. Which policy? Port risk. Port risk policy covers all types of risk of vessel while it is insured at the port for a particular period of time. This policy is applicable to the departure of the vessel from the port. अभी क्या होता है यहाँ पर, सपोज आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया था, अभी गुड्स इंपोर्ट होता है ना, अभी हमारे सामने समझो ये जो है ये क्या है, पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट मतलब जहां पर शिप आती है और शिप को पोर्ट के साइड में लगा करके गुड्स को क्या किया जाता है, अनलोड किया जाता है, बराबर है। तो गुड्स जो है वो यहाँ से यहाँ पर क्या होंगे, अनलोड होंगे। तो अनलोडिंग के लिए हमारा जो पर्टिकुलर शिप है वो पोर्ट के पास आना चाहिए। बट अगर यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक इन द सेंस बहुत सारी शिप एट अ टाइम आ गई है, तो ये जो पर्टिकुलर शिप यहाँ पर खड़ी है, ये जो पर्टिकुलर शिप यहाँ पर खड़ी है ना, इनको वेट करना पड़ता है। और कई कई बार तो ये जो वेटिंग पीरियड है वो 7 to 8 डेज का होता है। ठीक है ना, अब 7 to 8 डेज अगर कोई शिप वहां पर है और इनकेस उस समय पर वहां पर कुछ लॉस हुआ, ठीक है ना, जब तक ये शिप यहाँ पर है पोर्ट के अथॉरिटी के पास है और उस समय पर कुछ ऐसा लॉस हुआ, तो ऐसे रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग पोर्ट वाला पॉलिसी लेते हैं। गेटिंग इट? तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी इसको कवर करता है जहां पर आपके शिप वेटिंग पीरियड में पोर्ट के पास खड़े हैं, कभी कभी तो 10 to 15 डेज भी लग जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो तब तक अगर आपको शिप को सिक्योर करना है तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेस्ड फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर। The liability of each insurer is separated and distinct. This policy is taken when the amount of insurance is very high. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज हमारा जो गुड्स है, स्टॉक है, या वैल्यू ऑफ आइटम है, वो जो शिप पे जा रहा है ना, उसका कॉस्ट बहुत हाई है और हमको लगता है कोई एक इंश्योरेंस कंपनी उतना पैसा दे सकती नहीं है। सपोज हम 5 करोड़ रुपीस का गुड्स है वो सेंड कर रहे हैं, तो 3-4 इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं कि आप अपना अपना डिसाइड कर लो, कोई 50 लाख, कोई 2 करोड़ रुपीस, कोई 1 करोड़ रुपीस, ऐसा करके 3-4 कंपनी मिल करके हमको क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं 5 करोड़ के लिए, और जब लॉस होता है तो ये मिल करके देते हैं। गेटिंग इट? तो इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल, वेसल का मतलब मैंने जैसे यहाँ पे क्या बता दिया, जो आप पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज कर रहे हो, है ना, जैसे आप शिप यूज कर रहे हो, बोट यूज कर रहे हो, याच यूज कर रहे हो, जो भी है। दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप्स ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट्स। इट कवर्स द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर्ड। मतलब वो उसका, उस बोट का या उस पर्टिकुलर शिप का क्या करते हैं, वो पॉलिसी लेकर के रख लेते हैं। अब वो कहीं पर भी जाए, अगर उस पर लॉस हुआ तो वो उसका जो इंडेमनिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये जो छोटे स्मॉल शिप ओनर्स हैं उनके लिए काम आता है। फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी, ब्लॉक पॉलिसी क्या हो गया? इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप बिलोंगिंग टू वन ओनर, है ना, एक ही ओनर के सपोज 10 शिप है, आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। वो 10 के 10 शिप को क्या कर देता है, इंश्योर कर देते हैं। जैसे हमने फायर इंश्योरेंस में फ्लोटिंग पॉलिसी देखा था ना, फ्लोटिंग, वैसे यहाँ पर फ्लीट पॉलिसी है कि 10 शिप है, 10 के 10 को क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है कि मेरा जो कार्गो है अलग अलग शिप पे है, कोई भी शिप पे होने दो, कहीं पर भी लॉस हुआ तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा ऑफ हिज और हर कार्गो
is carried covering all the risk of rail, road and sea transport. तो चाहे वो रेल से जाए, रोड से जाए, हमने कार्गो पॉलिसी निकाली है ना, तो वो कार्गो किससे भी जाए, सी से जाए, रोड से जाए, रेलवे से जाए, एयर के रूट से जाए, है ना, तो यहां पर हमको क्या मिलता है, उसका कवरेज मिलता है। गेटिंग इट? तो ये फ्लोटिंग पॉलिसी जैसा है, फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस टाइप्स। तो यहां पर ये जो दोनों प्रोस्पेक्ट है, दोनों क्वेश्चन है, आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है। ट्राई टू राइट इट 3 to 4 times and by heart it as early as possible. So done for the day. Thanks a lot for watching. Meet you in the next episode. तब तक के लिए बाय बाय।